तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमने देख ली कि जब फाइल की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो फाइल हमारे पास तीन तरह से ऑर्गेनाइज होती है। सीरियल, जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं होता, जैसे जैसे फाइल आती रहती है वैसे वैसे स्टोर होती है। दूसरा सीक्वेंशियल होता है। दूसरा सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और तीसरा जो होता है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब यही होता है कि हमारे पास जो डाटा उठेगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो भी अवेलेबल स्पेस होगी उस जगह पर डाटा ले जाके रख दिया जाएगा। अब जब हम बात करते हैं एक्सेस करने की, एक्सेस से मुराद ये है कि डाटा अब ऑर्गेनाइज हो चुका है, डाटा रखा जा चुका है। तो मैंने यहाँ पे जैसे बात आपको बताई थी कि ऑर्गेनाइजेशन तो तीन तरीके से हो जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सेस, तो एक्सेस हमारे पास किस तरह से होता है? एक्सेस हमारे पास होता है सीक्वेंशियल और होता है डायरेक्ट। दो तरह से हम अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। अब जो सीक्वेंशियल एक्सेस है वो किसका हो सकता है? सीक्वेंशियल एक्सेस हो सकता है फॉर सीरियल फाइल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो सीक्वेंशियल एक्सेस है वो क्या हो सकता है, वो सीरियल फाइल के साथ भी हो सकता है और सीक्वेंशियल फाइल के साथ भी हो सकता है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी क्या हो सकता है कि व्हेन इट कम्स टू द सीक्वेंशियल फाइल, उसके अंदर वो स्लोअर होती है लार्ज फाइल तक पहुंचने के लिए। ये तो एक मसला है ना, कि अगर आप जो है एक्सेस करने के लिए जा रहे हो, एक्सेस करने का मतलब है फाइल मौजूद है वहां से डाटा उठाना है, तो क्योंकि सीक्वेंशियल है एक ही करके रिकॉर्ड उठाया जाएगा तो वो स्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि यूज विद अर्लीस्ट रिकॉर्ड फर्स्ट, जो पहला रिकॉर्ड होता है उसको पहले प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो एफिशिएंट विद रीडिंग द होल फाइल, पूरी फाइल रीड करनी पड़ती है। और ये आइडियल होता है बैच प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि पेरोल सिस्टम हो गया। डायरेक्ट एक्सेस का तरीकेकार ये है, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये होता है कि डाटा रखा हुआ है और आपने उसको एक्सेस करना है, उठाना है, तो यू विल जंप डायरेक्टली टू द लोकेशन। उसमें जाने के लिए हमें एक तरीका अपनाया था, दैट इज व्हाट कॉल्ड हैशिंग एल्गोरिथम। तो उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन या इंडेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक तो ये होता है कि इसका की फीचर होता है कि ये फास्ट एक्सेस होता है, जो डायरेक्ट एक्सेस होता है वो फास्ट एक्सेस होता है, और ये डायरेक्टली आप की या पोजीशन के जरिए एक्सेस कर सकते हो। तो अब आप देखो, वी डिस्कस अबाउट कि हमें डायरेक्ट एक्सेस के लिए हैशिंग एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। हैशिंग एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम होता है जिसमें क्या होता है कि हम डाटा को किसी सर्टेन लोकेशन से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या भी रहा है कि डाटा एक्सेस करने के लिए इट इज यूज टू कैलकुलेट द स्टोरेज लोकेशन। ये हम इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए हमें पता क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसका तरीका आई गेस इन दैट फाइल मैंने आपको बताया था। यहाँ से जरा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर कि हैशिंग एल्गोरिथम के लिए क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 2000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें आप 1 से लेकर 199 तक वैल्यू डाल सकते हो। तो आपने करना क्या होगा, हैशिंग एल्गोरिथम के लिए आपके पास एक की फील्ड होगी। की फील्ड का मतलब जैसे प्राइमरी की होती है, ये आपने एक सर्टेन प्लेस पर डालनी है। तो उसका तरीका मैंने ये बताया था कि अगर 3024 इज द की फील्ड और टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट यू कैन एड्रेस। ठीक है, सारा यही बताया था हैशिंग एल्गोरिथम, अगर तुम्हें याद हो पिछली क्लास में डिस्कस किया था। डाटा को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हैशिंग एल्गोरिथम। तो हमें ये पता होता है कि हमारे पास टोटल लोकेशंस कितनी है, 2000। की वैल्यू क्या है, की जो है हमारे पास 3024 है, तो हमने क्या करना है, 3024 को 2000 के साथ रिमाइंडर लेना है। तो आप देख सकते हो 3024 को 2000 के साथ रिमाइंडर लिया तो 2000 आ गया, उसके साथ जो वापस बचा वो 1024 आ गया। that 1024 is the place where you have to keep the data। क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? अब यहाँ पर 2 मार्क की एक चीज आती है, बाकी बच्चे भी बताओ तुम लोग को समझ में आ रही है? फाइक, यूसुफ और जुनेद, ये हमने बात की भी थी। तो अब होता ही है कि अगर मेरे पास एक और 5024, अब जैसे बात ये आ रही है कि उजैफा जो है वो 5024 रिकॉर्ड के साथ आ गया और यूसुफ जो था वो 3024 के साथ था। अब हमने यूसुफ को जब 3024 को 2000 के साथ डिवाइड किया तो 1024 आया, तो हमने 1024 के ऊपर यूसुफ का रिकॉर्ड रख दिया। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर 1024 के ऊपर हमने यूसुफ का रिकॉर्ड रख दिया। बट व्हाट विल हैपन, हमारे पास एक और रिकॉर्ड आया उजैफा का जो कि 5024 था। तो यू कैन सी वी हैव अनदर रिकॉर्ड 5024 विच इज ऑफ उजैफा। तो अगर हम उसको भी सिमिलरली 2000 के साथ लेते हैं तो 4 के बाद 1024 बचेगा। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि 1024 के ऊपर ऑलरेडी यूसुफ मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस इट टू द नेक्स्ट लोकेशन। हम इसको नेक्स्ट लोकेशन में प्लेस करेंगे। इसके दो रास्ते होते हैं, एंड ओपन हैश वेयर द रिकॉर्ड इज स्टोर्ड द नेक्स्ट फ्री स्पेस। एक तो हम ये करेंगे कि हम या तो इसको, अच्छा, इस चीज को जिसके अंदर आपके पास सेम टाइप ऑफ की फील्ड
दो एड्रेसेस को एक साथ वो करने की कोशिश करती है, एक्सेस करने की, इस चीज को हम कहते हैं कॉलिजन। ये आपको पता होना चाहिए कि कॉलिजन क्या होता है। कॉलिजन इज द केस जिसके अंदर क्या होता है कि टू की फील्ड्स आर बेसिकली compete फॉर सेम मेमोरी एड्रेस, कि दो की फील्ड्स जो है वो एक सेम मेमोरी एड्रेस को जो है वो एक्सेस करने की कोशिश करती हैं। तो जब कॉलिजन आ जाते हैं तो कॉलिजन का तरीकेकार ये होता है कि आपको जो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस है या तो वो रख लोगे आप, या तो फिर आप क्या करोगे कि एक क्लोज हैश वैल्यू विद एन ओवरफ्लो एरिया, आप अपनी मेमोरी लोकेशन के नीचे ही एक अलग से सेपरेट एरिया बना लोगे जिसको आप ओवरफ्लो एरिया कहते हो। क्या यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक हमने यहाँ पर इसको एंड किया था। इसके जो पास पेपर के सवाल आते हैं हम इसको देख लेंगे। यहाँ पर इस चीज के अंदर भी नोट्स के अंदर ये बात उसने बता दी है कि जब भी आपके पास कॉलिजन अकर होता है, कॉलिजन अकर होने के लिए आप क्या करते हो, यू ट्राई द नेक्स्ट अवेलेबल सीक्वेंस, या फिर आप एक ओवरफ्लो एरिया लेते हो। ठीक है, ये वाले मैं अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, ठीक है। या तो फिर आप क्या करते हो, एक ओवरफ्लो एरिया बना लेते हो जहां पर आप रिकॉर्ड को सेपरेटली भेजते हो। बच्चों यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर है? बच्चों आपके सामने पास पेपर मौजूद है, कैन यू सी दैट? रेफरेंस डालो मई जून 2024, रेफरेंस डालो मई जून 2024। और आधा आधा मिनट दूंगा, ठीक है, ताकि आधे मिनट में मैं आप लोगों से इसके आंसर ले सकूं, और फिर आधे मिनट के बाद जो भी आप लोगों ने बताया है हम उसको वेरीफाई कर सकेंगे जो आपके आंसर्स हैं, आर दे करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो आधा मिनट मैं आपको दे रहा हूँ, आधे मिनट पे आप ये देख लो कि ये आपके पास इसने पूछा है कि भाई डिस्क्राइब द सीक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस। फाइल को एक्सेस करने के कितने होते हैं तरीके, पहले इसका जवाब दे दो। फाइल को एक्सेस करने के कितने तरीके होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ना फाइल को एक्सेस करने के। तो पहले आपसे यहाँ थोड़ा थोड़ा ये पूछते रहेंगे ताकि फिर इसका जवाब आप देते रहो। फाइल को एक्सेस करने के तीन, हुजैफा का कहना है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। तो क्या होगा बताओ? फाइल एक्सेस करने के तीन होते हैं, फाइल एक्सेस करने के तीन मेथड नहीं होते, ऑर्गेनाइज करने के तीन होते हैं हुजैफा। अगर तुम गौर करो तो यहाँ देख भी सकते हो कि व्हेन वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फाइल, तो ऑर्गेनाइजेशन हैज थ्री, यहाँ देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन इज सीरियल, सीक्वेंशियल और रैंडम, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द एक्सेस, तो यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ एक्सेस, एक सीक्वेंशियल होता है और एक डायरेक्ट होता है, ठीक है बेटा। ज़ाहिर है सवाल इसीलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों के मतलब जो भी एरर्स हैं वो हमारे सामने आए, ताकि उससे आपको भी क्लियर हो, है ना। अब जब कह दूंगा तो फिर ज़ाहिर है अच्छे से आपको याद रहेगा। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम मई जून 2024, ठीक है। तो इसके अंदर देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 डालो बच्चों। मई जून 2024, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द सीक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस। आई वुड लाइक यू टू राइट योर आंसर ऑन इट। आप लोग बताओ मुझे कि आप लोगों के हिसाब से यहाँ पे क्या इसका जवाब आना चाहिए, और फिर मैं इसका जवाब लिखता हूँ। तो थोड़ा सा टाइम ले लो, आई कैन गिव यू हाफ मिनट। हाफ मिनट के अंदर तुम जरा इसके दो पॉइंट्स लिख के दो मुझे। तो मतलब ये कि तुम एक्सेस कर ही इसलिए रही हो कि तुम रिकॉर्ड उठा के लाओ। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं। यूसुफ मौजूद हो बेटा, आवाज आ रही है? तो हम यहाँ लिखते हैं इसके बारे में कि सीक्वेंशियल, इसके बारे में हम लिखते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड सर्चेस फॉर रिकॉर्ड, ठीक है, सर्चेस फॉर रिकॉर्ड वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक करके रिकॉर्ड सर्च करते हैं। सीक्वेंशियल है ना, जा रहे सीक्वेंस में करते हैं। दूसरी चीज, फ्रॉम द फिजिकल स्टार्ट, फ्रॉम द फिजिकल start of the file until the record is found, until the record is found। इसके अंदर हम उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक रिकॉर्ड ना मिल जाए। बच्चों आप लोगों ने लिख लिया तो बताइएगा मुझे, ठीक है? सही है, आगे चलूं? आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लेन, आप लोगों ने लिख लिया तो आगे चलते हैं।
एक्सप्लेन हाउ सीक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस, अभी एक्सेस करने की बात कर रहा है, इज अप्लाइड टू फाइल विद सीरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात हमें याद रखनी है ना कि ऑर्गेनाइजेशन 3 तरीके की है, उसका एक्सेस 2 तरीके का है। तब वो ये कह रहा है कि जब आपके पास सीक्वेंशियल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस, आप सीरियल ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात बताना मुझे, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कही थी, क्या थी वो, कि हम सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, सी से एक वर्ड आता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। व्हाट इज द वर्ड दैट कम्स विद सी, जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास सीरियल फाइल होती है उसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं किस तरह से, द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही कहा सारा ने, एंड देन यूसुफ ने भी ये बात बताई। तो हम इसको लिख लेते हैं। साथ क्लास में मौजूद हो, इनपुट बड़ा कम है तुम्हारा यार। जुनेद मौजूद हो, बताना मुझे, आप लोगों के सबके जवाब आने चाहिए ना बेटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मीनिंग बता दें, मीनिंग, मीनिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब द ऑर्डर इन विच दे अराइव, इट्स कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वो ऑर्डर, अच्छा, चलो अल्लाह ताला तुम्हें सेहत दे साथ। तो सीरियल के बारे में हम लिखते हैं कि फॉर सीरियल फाइल्स, फॉर सीरियल फाइल्स records are stored in chronological order। ठीक है, जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोर होते हैं। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि आप जिस ऑर्डर में आए उसी ऑर्डर में रहेंगे। तो जब आप उसके ऊपर सीक्वेंशियल एक्सेस लगाओगे, देखो सीरियल का तो मतलब ये था कि तुम्हारी एक पास एक अलमारी थी और उस अलमारी में जैसे जैसे सामान आता गया तुमने वैसे लगा दिया, ऐसा ही है ना। लेकिन जब तुम उस सामान को निकालने लगोगे, एक्सेस करोगे और उसमें से कोई एक सर्टेन सामान तलाश करना चाहोगे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हारे पास जैसे 10 डिफरेंट कलर के शूज थे और वो तुम्हारे पास बॉक्स में आ गए। अब तुमने उनको अपने कबर्ड में लगाना है। तो अब जब तुमने कबर्ड में लगाना है तो तुमने कबर्ड में जैसे जैसे आते गए, यानी समझ लो तुमने उनको डिफरेंट स्टोर से उसकी ऑर्डर किया था, तो वो डिफरेंट डेट्स के ऊपर ऑर्डर डिलीवरी हुई और वो जैसे जैसे आते गए तुम वैसे वैसे रखते गए। ऐसा ही होगा ना, तुम्हारे पास एक कबर्ड है जिसमें तुम 10 शूज रख सकते हो, शूज ऑफ पेयर्स, तो जैसे जैसे डिलीवरी होती गई वैसे वैसे तुम उसको रखते चले गए। बट व्हाट विल हैपन कि अगर तुमने उसको स्टोर करा दिया सीरियली, लेकिन अगर तुम्हें एक सर्टेन कलर का पेयर ऑफ शू चाहिए और वो पेयर ऑफ शू लेट्स सपोज तुम्हारे पास 5वीं पोजीशन के ऊपर है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें शुरू की 4 पोजीशंस को पहले एक्सेस करना पड़ेगा, बताना। ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि एवरी रिकॉर्ड नीड्स टू बी चेक्ड, एवरी रिकॉर्ड नीड्स टू बी चेक्ड। ठीक है, हर रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा until the record is found, until the record is found। बताना बच्चों, 2 बातें यहां समझ में आ गई। तो ये हमने सीरियल फाइल की बात कर ली विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंशियल। अब हम बात करेंगे इसकी सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंशियल एक्सेस, है ना। तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फॉर सीक्वेंशियल फाइल्स, यहां लिखता हूं, फॉर सीक्वेंशियल फाइल्स रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात होगी। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ की फील्ड, इन द ऑर्डर ऑफ की फील्ड। अब इसका तरीका ये हो सकता है कि इस सिनारियो में तुमने अपने कबर्ड में क्या किया हुआ है, अपने कबर्ड में तुमने लेबल लगाया हुआ है रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज ऐसे ऐसे करके। तो अब क्या होगा, रेड वाला शू आएगा तो रेड वाली जगह पे रखोगे। ठीक है, और कौन कौन होगा, जैसे रेड वाला शू आएगा तो रेड वाली जगह के ऊपर रख दोगे, अगर तुम्हारे पास ब्लू वाला शू आएगा तो ब्लू वाली जगह पे रख दोगे। अब तुम की फील्ड के हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो अब क्या होगा, अब जब हम इसकी बात करेंगे तो अब ये क्या होगा, ईच रिकॉर्ड इज चेक्ड अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड। तो इसके अंदर भी क्या होगा, क्योंकि सीक्वेंशियल एक्सेस है, तो हाउ
डिफरेंट वुड सीक्वेंशियल एक्सेस भी सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सारा देखो, ऑर्गेनाइजेशन का तो मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो की फील्ड पे किया जा रहा है, और एक्सेस का मतलब ये हो रहा है कि जो एक्सेस किया जाएगा वो वन आफ्टर अनदर होगा। तो ये है उसका फर्क। एक्सेस करने के लिए तुम्हें हर रिकॉर्ड को तलाना, हर रिकॉर्ड से डाटा को सर्च करना पड़ेगा तब तक जब तक के रिकॉर्ड फाउंड ना हो जाए। तो वही वाली बात मैं अगला लिखने लगा हूं कि एवरी रिकॉर्ड इज चेक। अब जब तुम्हें इसको एक्सेस करना है, एक्सेस करने का मतलब है रिकॉर्ड स्टोर हो गया लेकिन एक्सेस करना है, तो एवरी रिकॉर्ड इज चेक्ड अंटिल द रिकॉर्ड इज फाउंड। तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक रिकॉर्ड फाउंड नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ तक की सारी बातें बच्चों क्लियर हैं। आगे बढ़े अगले सवाल की जानिब। यूसुफ, साद, फाइक, हुजैफा, सारा, जुनेद, बच्चों आ रहा है समझ में सबको? फातिमा, कोई इनपुट नहीं है तुम्हारा, लिख रही हो? ईच एंड एवरीवन शुड राइट दीज आंसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आपको जो है ये सारे आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। आ जाओ बच्चों, दिस इज समथिंग डिफरेंट। थोड़ा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है किसका? डिस्क्राइब सीक्वेंशियल एंड रैंडम मेथड फॉर फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन के दो ही हिस्से होते हैं ना हमारे पास, एक सीक्वेंशियल होता है और एक हमारे पास होता है रैंडम। इसके बारे में हमें थोड़ा लिखना होगा। कैन यू टेल मी 2 पॉइंट्स फॉर सीक्वेंशियल एंड 2 पॉइंट्स फॉर रैंडम? सीक्वेंशियल के बारे में जो हमने अभी लेटर 2 पॉइंट्स लिखे हैं, द सेम पॉइंट्स कैन बी यूज हियर, क्या कहते हो? ऐसा ही है ना कि हम अगर इसकी बात करें तो सीक्वेंशियल के तो जो 2 पॉइंट्स है वो सेम हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यस, वी डिडंट राइट द आंसर फॉर रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं लिखा, तो हम उसके बारे में जरूर लिख लेते। तो पहले थोड़ा सा ऐसा कर लो कि आप ये बता दो मुझे कि रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम क्या लिख सकते हैं। यू कैन टेल मी कि हम रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से क्या लिख सकते हैं। पहले जरा रेफरेंस नोट डाउन कर लो। अक्टूबर नवंबर 23 का, मतलब अक्टूबर नंबर 23 का 3 3 यानी 3 पेपर 3 वेरिएंट 3। और इसका क्वेश्चन नंबर ऊपर वाला तो नहीं खरा, इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके बारे में पहले बताओ कुछ पॉइंट, कि अगर हम बात करते हैं रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। 30 सेकेंड्स का वेट लूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं खुद लिखना शुरू करूंगा। तो पहले मैं आप चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताओ कि हम रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दो बातें क्या लिख सकते हैं। हुजैफा कहता है विच रिकॉर्ड्स डाटा इन द एरे इन अ वैल्यू पोजीशन एंड देन आइटम कैन बी फाउंड यूजिंग हैश एल्गोरिथम। शाबाश हुजैफा, वेरी गुड आंसर। जैसे तुमने बताया कि जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता, ऐसे ही है ना। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, रैंडम का मतलब ही क्या है? रैंडम का मतलब कहीं से भी कुछ भी, है ना। तो रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात ये होती है कि रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं। यू स्टार्ट विथ फ्रॉम हियर, यहाँ से हम इसको जरा लिखना शुरू करते हैं पहले। इन द रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन, 2 मार्क का लिखना है। रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, स्टोर्ड इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। रिकॉर्ड जो है किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होता, नंबर एक बात। उसके अलावा हम दूसरी चीज जो हो सकती है, यानी उसको जो सर्च करने की अगर हम बात करते हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, हमने देखा था ना कि दो चीजों में रिलेशन होता है, एक हमारे पास की फील्ड में होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन की ऑफ द रिकॉर्ड, की फील्ड होती है ना, सही है, एंड इट्स लोकेशन। तो की ऑफ द रिकॉर्ड एंड इट्स लोकेशन विद इन फाइल। आपको याद रहेगा ये जो हम बात कर रहे थे कि, हाँ, अब ये तो तुमने पूरा बता दिया क्या कहते हैं इसका तरीकेकार। बट आई थिंक इसकी इन दी आंसर एज रिक्वायरमेंट नहीं है यूसुफ। ये जरूर है कि जैसे की फील्ड अभी मैंने बताया था ना कि 3024 आ रहा था, और जो हमारे पास लोकेशन थी वो आ रही थी 2000। तो हमने क्या किया था, हमने 3024 को
3024 को 2000 से मॉड लिया था, तो 1 2000 हो गया था, एंड दैट 1024 इज योर लोकेशन। जो लोकेशन निकल के आई है वो यही आई। सही है बच्चों। सिक्वेंशियल का तो जो है, अगर हम लिखना चाहें यहाँ पे सिक्वेंशियल का, तो हम लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, ये रैंडम समझ को आ गया सबको? रैंडम वाला समझ में आ गया? ठीक है। तो अब तो ये चीज आ गई, और बाकी सिक्वेंशियल फाइल, इफ वी हैव टू राइट अ थर्ड पॉइंट व्हाट इट कुड बी फॉर रैंडम। ये भी अच्छा सवाल है सारा का, कि अगर हमें तीसरा पॉइंट लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं। रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा है। इसका जवाब ये है कि रैंडम फाइल में हम लिख सकते हैं कि अपडेट टू द फाइल कैन बी कैरिड आउट डायरेक्टली। ये तुमने अच्छी बात कर दी, मैं लिखवा देता हूँ कि रैंडम के अंदर अपडेट जो होती है वो डायरेक्टली होती है ना। उसके लिए हमें एक ही रिकॉर्ड को वन आफ्टर अनदर सर्च नहीं करना होता ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपडेट्स टू द फाइल, updates to the file can be carried out directly। तो जो अपडेट होती है वो डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। सीक्वेंशियल में हमने ये बात की थी, व्हेन इट कम्स टू द सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, तो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ऑर्डर में होते हैं। तो आप लिख सकते हो कि सीक्वेंशियल फाइल में जो होते हैं रिकॉर्ड्स आर इन ऑर्डर। रिकॉर्ड ऑर्डर में होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द की फील्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेस्ड ऑन की फील्ड। बेटा ये 2 मार्क्स के लिए लिख दिया है मैंने। रिकॉर्ड्स ऑर्डर में होते हैं बेस्ड ऑन की फील्ड, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज है कि अगर आपने अपडेट करना है ना, ठीक है, रिकॉर्ड को अगर अपडेट करना है, तो फिर आपको एक नई फाइल क्रिएट करनी होती है सीक्वेंस में। तब आप लिख सकते हो कि अ न्यू वर्जन ऑफ द फाइल हैज टू बी क्रिएटेड टू अपडेट द फाइल। इसके अंदर ये जरूर होता है कि आपको अपडेट करने के लिए, ठीक है, एक नया वर्जन क्रिएट करना होता है। यहाँ तक बात समझ में आती है? क्रिएटेड टू अपडेट द फाइल, ये मैंने तीसरा एडिशनल पॉइंट लिखा है। वरना तो तुम रिकॉर्ड्स आर इन ऑर्डर बेस्ड ऑन द की फील्ड लिखोगे तो तुम्हारे पास 2 मार्क्स आ जाएंगे। बताना बेटा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ठीक है, आगे चलें। 2 मार्क का एक कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंशियल एक्सेस। ये वही रिपीटेड सवाल है। वो ये कह रहा है कि सीक्वेंशियल एक्सेस अगर तुमने करना है सीरियल और सीक्वेंशियल फाइल का, तो क्या करोगे? तो वही है कि स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ फाइल। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि स्टार्ट एट बिगनिंग ऑफ फाइल। सीक्वेंशियल एक्सेस करना है ना, तो सीक्वेंशियल एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा स्टार्ट ऑफ द फाइल से शुरू करना होगा। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ फाइल, स्टार्ट एट द बिगनिंग ऑफ फाइल एंड चेक्स डाटा लीनियरली। क्योंकि इसके अंदर वो क्या करता है, क्योंकि उसने सवाल पूछा है कि फॉर सीरियल एंड सीक्वेंशियल। तो अगर हम बात करते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस की, तो उसमें स्टार्ट करते हैं बिगनिंग ऑफ अ फाइल और डाटा को लिनियरली चेक करते हैं। एक तो ये बात हो गई। और ये उस वक्त तक चेक होता है जब तक कि रिकॉर्ड फाउंड ना हो जाए। तो फिर आप उसके आगे लिख लोगे until the desired record is found, until the desired until the desired record is found। ठीक है, ये लिख लो until the desired record is found। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मुझे बताना। ये लिख चुके हो तो मैं आगे बढ़ूं? विल सी अनदर क्वेश्चन। नहीं होगा तो फिर उसका जो भी आगे रैंडम फाइल वाला जो सवाल होगा उसको देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, कंपेयर द सीक्वेंशियल एंड सीरियल फाइल मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें हमें कुछ 2 3 डिफरेंट सवाल भी मिले, हम उसको भी देख लेते हैं। तो कंपैरिजन की अगर बात करता है अबाउट द सीरियल
कहते हैं कंपेयर सीक्वेंशियल एंड सीरियल मेथड। तो इसमें देखो चार में से बातें तो वही सारी आ जाएंगी कि सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्रोनोलॉजिकल होता है, और उसके अंदर जो होता है, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि द ऑर्डर इन विच दे अराइव, तो उसमें तो अपने ऑर्डर के हिसाब से हो जाता है वो। और सीक्वेंशियल फाइल की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, सीक्वेंशियल फाइल में डाटा जो स्टोर होता है वो किसी ऑर्डर के अंदर होता है। और फिर उसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि सीरियल फाइल के अंदर जो न्यू रिकॉर्ड्स होते हैं वो ऐड होते हैं नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस पे। ये वाला पॉइंट लिख लो, ये वाले पॉइंट तुमने नहीं लिखे होंगे, इस वाले पॉइंट को जरा लिख लो पहले। बाकी तो पॉइंट्स पीछे लिखे हैं बट इसके एडिशनल पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, तो वो जरा आप पहले लिखो कि इन सीरियल फाइल्स, इन सीरियल फाइल्स, जो सीरियल फाइल्स होती हैं जो जिसमें रिकॉर्ड वन आफ्टर एन अदर होते हैं, ठीक है, न्यू रिकॉर्ड्स आर एडेड टू द नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस। जो न्यू रिकॉर्ड होता है वो नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस पे होता है, तो हम यहाँ लिखते हैं इन सीरियल फाइल्स न्यू रिकॉर्ड आर एडेड, new records are added in the next available space, in the next available space। ये बात हमने कर दी सीरियल की, ठीक है। अब दूसरी जो बात आ गई, क्योंकि सीक्वेंस के अंदर होता है ना, तो मैं सीक्वेंस की मिसाल ऐसे दे दूं, बच्चों जरा सुनना है इस बात को, कि मैं ना तुम्हारे पेपर्स कलेक्ट कर रहा हूँ, तो सीरियल तो वो हुआ कि जिसका पहले पेपर खत्म हो गया उसने आके मुझे जमा करा दिया। बट सीक्वेंशियल ऐसा हुआ कि जब मुझे कोई जमा कराने लगा तो मैंने ये चेक किया कि जो पहला बच्चा था उसको तो मैंने ले लिया, लेकिन जब दूसरा बच्चा आया, अब जैसे ऑर्डर ऑफ द नेम की मैं बात करूं, तो मेरे पास मैंने सबसे पहले जो पेपर कलेक्ट किया, लेट्स सपोज हुजैफा से किया। अब मेरे पास अगर फातिमा अपनी कॉपी लेके आती है तो मैं हुजैफा के ऊपर उसकी कॉपी रखूंगा या नीचे रखूंगा? यहाँ से तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी कि जब मैं, अब मुझे आप लोग बताओ सारे जल्दी से चैट के ऊपर लिख के, कि अब मैं अगर हुजैफा की कॉपी कलेक्ट करता हूँ फाइल, और हुजैफा की कॉपी कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट मुझे फातिमा की कॉपी मिलती है, तो मैं फातिमा की कॉपी को ऊपर रखूंगा या नीचे रखूंगा? ये बता दो। ऊपर रखूंगा, बिकॉज एज फॉर द, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट है वो यही है कि हम उसको ऊपर रखें। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो अब यहाँ पर यही बात आपको याद रखनी होगी कि व्हेन इट कम्स टू द सीक्वेंशियल फाइल, तो हम यहाँ लिखते हैं कि सीक्वेंशियल इन सीक्वेंशियल फाइल्स न्यू रिकॉर्ड आर इंसर्टेड। जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो इंसर्ट होते हैं करेक्ट पोजीशन पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि न्यू रिकॉर्ड जो होते हैं आर इंसर्टेड इनटू द करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशन। अच्छा, बाकी जो इसके दो पॉइंट्स हैं वो मैं पूरे नहीं लिखता, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। दोनों जो हम जैसे सीरियल फाइल्स होता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच दे आर अराइव्ड। और जो दूसरा होता है सीक्वेंशियल फाइल एक्सिस की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वो ऑर्डर्ड रिकॉर्ड्स के साथ होता है, ऑर्डर्ड रिकॉर्ड्स। बताना बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आती है? अच्छा जी, बाकी भी बताएं भाई, सब जाग रहे नहीं जाग रहे? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास दो छोटे इसके सवाल हैं। स्टेट द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस। फाइल एक्सेस की बात कर रहा है, वो दो ही होते हैं, सीक्वेंशियल और रैंडम। व्हेन रिकॉर्ड इज रेफरेंस बाय अ यूनिक एड्रेस। तो बता दो, सारा ने जवाब दे दिया, बाकी बच्चे बताओ। जब यूनिक रेफरेंस की बात होती है तो डायरेक्ट डायरेक्ट है ना, ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? उसने कहा ना मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ एक्सेस, तो फाइल एक्सेस तो दो ही तरह के होते हैं, तो उन दोनों में से अब आपके पास जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल है। तो जहां पर रिकॉर्ड को आप यूनिक एड्रेस से रेफरेंस करते हो तो वो डायरेक्ट एक्सेस है। स्टेट द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ फाइल एक्सेस व्हेन बैंक स्टोर इट्स डाटा रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे जो इसने लफ्ज इस्तेमाल किया ना असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की वजह से ही हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द असेंडिंग ऑर्डर हम यहाँ लिख सकते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस। आप बताना बच्चों, क्या यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं आपको?
सारा के अलावा फाइक, जुनेद, यूसुफ, फातिमा, साद। बच्चों, जाग रहे हो? अगले सवाल की तरफ आ जाओ अगर ये कॉपी डाउन हो गया तो। एक मई जून का सवाल है, मई जून 3-2 का। ठीक है। मई जून 3-2 के अंदर उसने बाकी सिक्वेंशियल और रैंडम वाली बातें तो हमने की हुई हैं। वो कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस का क्या मतलब होता है ये बता दो। इसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सेस की बात हमने की भी थी, कि डायरेक्ट एक्सेस वो होता है जिसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है वो एक्सेस किया जा सकता है इमीडिएटली। तो जो भी हमारे पास रिकॉर्ड होता है हम उसको इमीडिएट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन द डायरेक्ट एक्सेस अलाउस, 2 मार्क का है, हम लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सेस अलाउज अ रिकॉर्ड, allows a record to be found in a file, to be found in a file without other records in order। तो हम रिकॉर्ड को बिना किसी ऑर्डर के एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस अलाउज अ रिकॉर्ड टू बी फाउंड इन अ फाइल विदाउट अदर रिकॉर्ड्स बीइंग रीड। यानी इसको आप दूसरे रिकॉर्ड को रीड करने से की जरूरत नहीं होती, जैसे बाकी आपके पास सिक्वेंशियल में होती है। और रिकॉर्ड जो होता है वो आप की फील्ड के जरिए एक्सेस कर सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आर फाउंड records are found by using the key field, by using the key field of the target record। जो भी आपको टारगेट रिकॉर्ड चाहिए आप उसका इस्तेमाल करते हुए अपने एक्चुअल डाटा पे पहुंच सकते हो। बताना बच्चों, इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बाकी तो नीचे वाले बूलियन एक्सप्रेशन कैसे आया, कहाँ आ रहा है बूलियन एक्सप्रेशन? इसमें कहाँ लिखा है मैंने बूलियन एक्सप्रेशन? रिकॉर्ड आर फाउंड बाय यूजिंग द की फील्ड ऑफ द टारगेट रिकॉर्ड, लास्ट पार्ट है ना। इसमें मैंने बूलियन एक्सप्रेशन कहाँ लिखा है? मैं तो रैंडम की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सेस, तो डायरेक्ट एक्सेस अलाउ अ रिकॉर्ड टू बी फाउंड इन अ फाइल विदाउट अदर रिकॉर्ड बीइंग रीड। आपको बाकी रिकॉर्ड्स रीड नहीं करने पड़ते, आप डायरेक्ट फाइल पे आ जाते हो। एंड रिकॉर्ड्स आर फाउंड बाय यूजिंग द की फील्ड ऑफ द टारगेट रिकॉर्ड। जिस टारगेट रिकॉर्ड पे आपने पहुंचना है वो टारगेट रिकॉर्ड आप डायरेक्ट पहुंच जाते हो। बात ये हो रही थी। यार वो तो पुराना है, उसको तो छोड़ो, वो किसी और सवाल पे। अभी तो हम यहाँ कर रहे हैं, उसको थोड़ी देखना, वो नहीं है। ये मैंने पहले लास्ट बैच के साथ किया होगा तो इसका आंसर लिखा हुआ है। हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो। पहले सवाल देखते हैं कि द लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड इन अ रैंडम फाइल इज डिटरमाइंड यूजिंग हैशिंग एल्गोरिथम। आप किसी भी रिकॉर्ड को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो हैशिंग एल्गोरिथम के जरिए। फिर कहते हैं कि यार कॉलिजन होता है, कॉलिजन में अकर, कॉलिजन हो गया। आउटलाइन व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉलिजन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये अब सवाल लिखने वाला है। तो अब आप लिखोगे कि अ कॉलिजन इज व्हेन द टू वैल्यूज आइटम इन द की फील्ड, यानी दो वैल्यूज हैं की फील्ड रखती हैं, फॉर टू रिकॉर्ड्स रिजल्ट इन सेम हैश वैल्यू। अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया कि 3024 को अगर 2000 से कर रहे हो और 5024 को 2000 से कर रहे हो, दोनों सूरतों में रिमाइंडर 1024 आना है। तो फिर क्या होगा? सो द लोकेशन आइडेंटिफाइड में ऑलरेडी बी इन यूज। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हैश एल्गोरिथम से जो भी वैल्यू निकल के आ रही है वो पहले से यूज हो रही होगी। इस तरह की कंडीशन को हम हैशिंग एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये अपने पास लिख लो और मुझे जरा सबके सब बताओ कि तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई कि यहाँ कोलिजन से मुराद क्या है। बताओ भाई, यूसुफ आपको क्लियर है बेटा? फाइक आप बताओ, हैश ये कोलिजन वाली बात समझ में आ गई? हुजैफा, आ, ये बात समझ में आ गई कोलिजन वाली? कोलिजन का मतलब आता है कि व्हेन वी आर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर हैशिंग एल्गोरिथम, तो फिर होता ये है, ठीक है, होता ये है कि हमारे पास एक ही मेमोरी लोकेशन दो तरह के रिकॉर्ड एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका हैश वैल्यू सेम आता है। तो फिर हमारे पास कोलिजन हो जाती है।
ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें तो वो कहता है हाउ अ कोलिजन कैन बी डेल्ट। तो ये भी हमने देखो बात की थी, यहाँ लिखा हुआ भी था कि कोलिजन होने पर हम यहाँ दो चीजें करते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि एन ओपन हैश, ओपन हैश का मतलब होता है कि रिकॉर्ड नेक्स्ट स्पेस में जाए, और क्लोज हैश का मतलब ये होता है कि रिकॉर्ड नेक्स्ट फ्री स्पेस, एक ओवरफ्लो एरिया बनाओ अलग से और उसके अंदर रिकॉर्ड रखो। तो यहाँ पर भी हमारे पास यही चीज आ रही है कि सर्च द ओवरफ्लो एंड गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन लीनियर फैशन। तो वो कहता है कि आप ओवरफ्लो को ढूंढो, ठीक है, ओवरफ्लो एरिया उसी आपके जो मेमोरी लोकेशन होती है उसके नीचे अलग से बना हुआ होता है, लाइक ओवरफ्लो एरिया अलग बना दिया जाता है। तो वो यही कह रहा है कि आप जाओ, ठीक है, और उसके अंदर ओवरफ्लो एरिया के अंदर उसको तलाश करो वहां इंसर्ट करने की, ठीक है। तो आपके पास जो भी फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगी वहां पर जाकर आप उसको प्लेस कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात तुम लोगों को समझ में आती है? बताना मुझे। और सबने लिख लिया ये भी बता देना। अब कोलिजन के अंदर हमने बात की ना कि सर्च द ओवरफ्लो एरिया एंड गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन लीनियर फैशन। अब हम क्या करेंगे भाई, लीनियर फैशन के अंदर यानी लीनियरली तरीके से आप डाटा जो है वो एक एक करके तलाश करोगे कहाँ पर, ओवरफ्लो एरिया के अंदर। तो ये तो 2 मार्क्स का हो जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन लीनियर फैशन। एक तो आप ये लिख लोगे, सर्च द ओवरफ्लो एरिया, ये 1 मार्क का है। सर्च द ओवरफ्लो एरिया, ये 1 मार्क का है कि सबसे पहले ओवरफ्लो एरिया सर्च करो। फिर ये जो गो थ्रू द फॉलोइंग स्पेसेस इन द लीनियर फैशन, ये 2 मार्क का है। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि स्टोर्स डाटा आइटम इन द फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट, और उसके बाद जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट है उसके अंदर डाटा आइटम उठा के डाल दो। बच्चों बताना यहाँ तक की बातें समझ में आ रही? और आप लोगों ने कॉपी कर लिया सब, बताओ। इससे ये होगा कि हमने एक टॉपिक कर लिया और वो टॉपिक देन एंड देयर हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक हम करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला। तो वो इंशाल्लाह उसमें कर लेंगे। तो उसके बाद एक सेकेंड के क्या कह रहे हो, इस पीडीएफ में सारा पास पेपर टॉपिक विल गेट द 70 पीडीएफ टू प्रिंट एंड देन फिर क्लास विल कंटिन्यू विद कॉपिंग दिस क्वेश्चन आंसर विद कॉपी। ये फातिमा मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्या कहते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी दे देता हूँ, तो तुम इसके प्रिंट आउट निकालो। और अगर तुम लोग 4-5 बच्चे हो जाते हो कराची में, अगर बच्चे हो तो मुझे एक साथ बता दो तुम लोग, तो मैं फिर तुम लोग को प्रिंट करवा के फोटो कॉपियर से दे दूंगा। ये तरीके कार है। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि अगर तुम मतलब इधर, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कराची में मौजूद हो तो फिर आप जो है ना वो बता दो मुझे। अगर 4-5 बच्चे होते तो फिर मैं एक साथ प्रिंट करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से है। बाकी सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, सॉफ्ट कॉपी आई विल शेयर विद यू। अच्छा जी, आगे चलें। तुम लोग ने लिख लिया ना, मैं आगे जाऊँ? हैश का एक कैलकुलेशन वाला एक या 2 सवाल था, उसको जरा देख लेते हैं। शुड आई मूव फॉरवर्ड? ये वाला सवाल था। तो यहाँ जरा देख लो बेटा, मई जून 2023, मई जून 2023, इसमें जरा समझना। अच्छा, सेम चीजें, वैल्यू चेंज है। हैशिंग एल्गोरिथम जो है ना वो सब कुछ कर रहा है। हैश वैल्यू बाय यूजिंग फंक्शन मॉडुलस 3, या मॉडुलस जो है वो 3 से निकाला जाएगा, ठीक है। मॉडुलस जो है वो 3 से निकाला जाएगा। फंक्शन मॉडुलस किसने सारी एग्जांपल बता दी कि अगर 1030 है उसका 3 से मॉडुलस लोगे तो आपके पास जो भी रिकॉर्ड आएगा उसकी वैल्यू 1 आएगी। वो कैसे? मैंने 1030 को देख लो यहाँ पे जरा लेफ्ट साइड पे, 1030 को 3 से किया तो 3 3 जा 9 किया, एक बचा तो 13 हो गया। 3 4 जा 12 हुआ, एक बचा तो 0 उतारा 10 हुआ, और 3 3 जा 9 हो गया, रिमाइंडर बनाया। तुम लोग को ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई बच्चों? तो ये 1 इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ऐसा ही है। अब 1050 को 3 से करोगे तो 3 से करोगे तो 3 3 जा 9, और 1 आ गया। और उसके बाद नीचे उतर गया 5, और अगर 0 भी उतार दिया तो 3 50 जा 150 होता है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है बेटा वो 0 बच रहा है। दैट्स वाई आई हैव प्लेस अ 0 एयर। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आती है? एंड द सेम गोस कि अगर तुम्हारे पास 1025 है, 1025 को करो तो 1025 को 3 से करोगे तो वही 3 3 जा 9 आएगा, एक बचेगा, 12 नीचे उतरेगा। तो और ये 25 है, तो अगर आप करोगे तो 3 4 जा 12 तो पूरा हो गया, बट 3 1 जा 3 लिखोगे तो नीचे 2 बचेगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तुम लोगों को समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर तुमने हंसते खेलते छोटी मोटी कैलकुलेशन करके 2 मार्क्स हासिल कर लेने। इज दैट क्लियर टू यू बच्चों? क्या ये वाला सवाल हो गया? इसका रेफरेंस था तुम्हारे पास मई जून 2023 3-1, मई जून 2023 3-1। ये एक थोड़ा बड़ा सवाल आया था, इसको जरा समझ लेते हैं ये कहता क्या है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन रिलेशन टू द स्टोरेज और रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड, यानी स्टोर करते हुए या रिकॉर्ड करते हुए व्हेन द कैलकुलेटेड हैश वैल्यू इज डुप्लीकेट ऑफ प्रीवियसली कैलकुलेट। वही वाली बात आ गई, वही एग्जांपल ले लो 1000 3024 या 5024। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यूज और जो नई वाली आई हुई तब क्या होगा। तो आप यहाँ 4 मार्क के लिए बताओगे कॉलिजन अकर, एक तो कॉलिजन अकर होगा व्हेन द रिकॉर्ड डज नॉट मैच द स्टोर्ड की। This means the determined storage location has already been used for another record. इसका मतलब ये होगा कि जिस रिकॉर्ड के ऊपर आप डाटा डालने की कोशिश करो उसमें पहले डाटा से मौजूद है। तो व्हेन अ रिकॉर्ड इज टू बी स्टोर्ड, सर्च द ओवरफ्लो एरिया, वही बात जो हम अब तक करते आए लीनियरली, यानी एक के बाद एक देखेंगे ओवरफ्लो एरिया के अंदर कि क्या हमें कोई अवेलेबल स्टोरेज मिल रही है, टू फाइंड नेक्स्ट अवेलेबल स्टोरेज स्पेस, ताकि हमें नेक्स्ट अवेलेबल स्टोरेज स्पेस मिल जाए। अब अगली बात है, देखो उसने 2 बातें कही हैं, एक कह रहा है स्टोरेज की और एक कह रहा है रिट्रीवल की। तो स्टोर कराते हुए तो तुमने कर दिया, जब आप रिट्रीवल करोगे तो रिट्रीवल के लिए आपको ओवरफ्लो एरिया में ही जाना पड़ेगा। तो सर्च ओवरफ्लो एरिया लीनियरली अंटिल द मैचिंग रिकॉर्ड की इज फाउंड, और उसको तब तक आप करते रहोगे तब तक मैचिंग रिकॉर्ड की आपको ना मिल जाए। बताना बच्चों तुम लोग को आ रही है बातें समझ में क्लियरली अब तक की? I think these will definitely have a good impact on your practice of the past paper beside कि इसके तकरीबन जो भी 70% तक पास पेपर हैं वो हम यहाँ पर इसको देन एंड देयर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये समझ में आ गया, ये कॉपी डाउन कर लो, ये कॉपी डाउन करना जरूरी है, कॉपी डाउन कर लो। वंस यू कॉपी डाउन तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? देन यू आर अलाउड टू लीव। आज की क्लास हम यही एंड करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, 3 हिस्से हैं, एक हमने कर लिया है, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में करेंगे और उसी में हम तीसरा भी करके कोशिश करेंगे अगले वीक में चैप्टर 1 को फाइनलाइज करें। तो वंस यू आर डन विद दैट यू आर अलाउड टू लीव, आप जा सकते हो। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में बात होगी। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, आई एम हियर टू गिव यू द आंसर।